uh, external peace. Actually, when we talk about relevance of peace, or when we talk about peace tourism in the present era, then we have to take into consideration peace through tourism in a broader perspective. जैसे हम बात करते हैं पीस टूरिज्म की, तो इस टूरिज्म को कैसे एक डिप्लोमेटिक लेवल पे यूज़ किया जाता है। डिप्लोमेसी का आपको पता है कि क्या रोल रहता है। जैसे सपोज मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, लगभग 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अबाउट 200, इजंट इट, Yes, sir. वर्ल्ड में। तो जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, लगभग जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मुझे लगता है लगभग 193 कंट्रीज़ रजिस्टर्ड हैं, मोर और लेस। तो वो Yes, sir. जो कंट्रीज़ होती हैं वो आपस में अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। क्योंकि the focus of the United Nations World Organization is to make the world a peaceful place. Yes, sir. आप देखते हैं ना, किसी जगह जब कुछ होता है, कुछ किसी कंट्री के बीच में, फिर वो यूएनओ को रजू करते हैं। Yes, sir. जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान भी यूएनओ को रजू करता है जब इंडिया के साथ उसके कुछ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, या इसी तरह बाकी कंट्रीज़। क्योंकि यूएनओ जो है उसका एक मेन एजेंडा है कि वर्ल्ड में पीस ऑर्डर को बहाल रखा जाए। करना। Yes, sir. तो उसके लिए फिर काफ़ी स्ट्रैटेजीज रहती हैं, और उसमें एक स्ट्रैटेजी रहती है जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी। Yes, sir. तो when we talk about diplomacy, the role of diplomacy is that countries depute their officers in the diplomatic missions in different countries. In fact, जब हम इंडिया की बात करेंगे तो एक सर्विस है जिसे कहते हैं इंडियन सिविल सर्विस, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, Yes, sir. व्हाट इट, आईएएस। Yes. तो उसी तरीके से उसी यूनाइटेड जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज के लिए कंट्री में, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं जिसे आईएएस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस हैं जिसे आईपीएस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हैं जिसे आईआरएस कहते हैं। उसी तरीके से एक सर्विस है जिसे कहते हैं आईएफएस, उसे कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या कहते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस। Foreign service. हाँ, तो काफ़ी मतलब एग्ज़ाम इसका कॉमन होता है इन सर्विसेज के लिए। फिर कोई प्रेफरेंस देता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, कोई पुलिस सर्विस को, कोई फॉरेन सर्विस को। और जो फॉरेन सर्विस को प्रेफरेंस देता है उसे उसी पर्पस के लिए दिया जाता है, डिप्लोमेसी के लिए। फिर उसको
किसी भी कंट्री में भेजते हैं एज डिप्लोमेट, जैसे उनको कहते हैं एम्बेसडर भी, सफ़ीर जिसे कहते हैं उर्दू में। और सफारत खाने होते हैं हर किसी कंट्री में। फिर सपोज़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इनकी एम्बेसीज़ हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे जापान हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो। तो दे हैव देयर एम्बेसीज ओवर देयर, डिप्लोमेटिक मिशंस ओवर देयर। तो वहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनमें होते हैं, उन एम्बेसीज में। और फिर वो वहाँ की उस कंट्री के साथ एक अच्छी रिलेशन कायम करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। सफारत खाना जो होता है, तो वो वहाँ पे उनका पर्पस होता है अपनी कंट्री का जो कल्चर है, अपनी कंट्री के बारे में ओपिनियन क्रिएट करना उस कंट्री में, ताकि वहाँ के लोग जो हैं इस कंट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और अगर कोई सपोज़ कोई नेगेटिव इमेज होती है उस मुल्क की, तो वो उस इमेज को कोशिश करते हैं पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करने की। चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पे करते हैं, चाहे वो वहाँ के जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनसे पर्सनल मीटिंग्स करते हैं। तो दे वांट टू प्रमोट द गुड इमेज ऑफ देयर कंट्री। So that is very important when we talk about diplomatic missions. Their role is very important in spreading world peace order. तो in fact जब किसी भी कंट्री के बीच में कोई कुछ तनाव होता है, तो पहले फिर वो उस कंट्री के सफारत खाने को लेटर लिखते हैं। आपने यहाँ पे भी सुना होगा अक्सर, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर इंडिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में पाकिस्तान के सफारत खाने को समन किया जाता है, लेटर भेजी जाती हैं। और सेम वे अगर इंडिया पाकिस्तान को कुछ करे, तो पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसको उसके बारे में उससे एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये है डिप्लोमेसी का रोल। तो इसे कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। क्या कहते हैं? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। लेकिन जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं और पीस टूरिज़्म पे हम आते हैं, तो इसको काफ़ी इसका यूज़ होता है इन डिप्लोमेसी, लेकिन उसे कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो क्या होता है इस डिप्लोमेसी में, जिसे आप टूरिज़्म डिप्लोमेसी भी कहा जाता है? तो इसमें ये होता है कि टूरिज़्म के थ्रू ओपिनियन चेंज किया जा सकता है कंट्री के बारे में। तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है टूरिज़्म का, दैट इट कैन बी यूज्ड टू चेंज द ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट द प्लेस। तो इसमें ये मेजर्स होते हैं कि जो होस्टाइल कंट्रीज़ होती हैं, होस्टाइल कंट्रीज़ मीन्स who have got stranded relationships in between, मतलब who are not having good relations with each other, they are called hostile countries. And then there are reasons about hostility. Reasons can be sometimes religion, maybe there are religious variations, and on the basis of religion there is a hostility among the people. Sometimes hostility can be because of cultural differences.
maybe one country they are having a culture which is quite opposite to another country. So that way they are having hostilities with each other, animosity with each other. Sometimes there can be some other issues like economic issues, as we can right now uh, witness between India and China. There is a hostility going on because both the countries are at loggerheads with each other. Maybe there is a sort of economic reason also, because China, which is already considered to be an economic giant in the way, because they have huge production houses and they manufacture goods and import it to other countries. And now India is also trying to compete with China and then targeting the same markets. So that is also a reason that a sort of hostility has developed among the countries on the resources. So now there can be a sort of what we talk about a diplomatic effort to mitigate these crises, जिससे इन crisis को थोड़ा कम किया जाए. जो अभी हो रहा है, मतलब they are trying, people from both the countries are trying to mitigate the crisis so that it may not end up in a war which could have very devastating impacts on both the countries. तो इस चीज़ में जो बात होती है, यहाँ पे टूरिज्म की बात आती है कि टूरिज्म के थ्रू कैसे पीस को स्प्रेड किया जाए. तो यहाँ पे ये होता है कि सपोज जैसे हम बिजनेस टूरिज्म की बात करते हैं, तो बिजनेस टूरिज्म में यही है कि लोग फ्री होते हैं कारोबार करने में. सपोज अगर किसी चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो वैसे ही फ्री हो जैसे चाहे वो उसको लैंड बनाने के लिए इंडिया में भी मिले वो ले सकता है, या मैन पावर यहाँ से चाहिए वो ले सकता है. और अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिज़नेस करना चाहेगा और उसको वो बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है चाइना में तो वो वहाँ पे लैंड ले सकता है, या अगर इंडिया में उसको वो बिज़नेस करना है स्टार्ट तो चाइनीज़ मैन पावर वो यूज़ कर सकता है. तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस टूरिज्म कि उसमें उतनी फ्री मूवमेंट रहते हैं. जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा है उसका टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा रखा है. जैसे आम तौर पर वीज़ा की वैलिडिटी में भी 6 महीने रहती है, लेकिन बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा के लिए उन्होंने वैलिडिटी भी ज़्यादा रखी है और उसके लिए फ्लेक्सिबल कंडीशंस रखी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनकरेज हो जाए उस टाइप ऑफ टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ हॉस्टिलिटीज़ कैन कम डाउन थ्रू टूरिज्म. या इसी तरीके से जो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि हम वीज़ा की बात करते हैं, अगर किसी को ट्रैवल करना है फॉरेन कंट्री को तो नेचुरली उसको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वीज़ा. बट फॉर ऑब्टेनिंग अ वीज़ा देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स, and once there are some sort of hostilities going on, and then there are some measures to be taken to decrease such hostilities. For the sake of that, what happens, they come up with such sort of
provisions, such sort of regulations that ease that process, जिससे वो प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि एक तो होता है वीज़ा के लिए एक फ़ी लगता है, दैट इज़ वीज़ा फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी। तो वो फ़ी जो है वो कंट्रीज़ बहुत कमी करते हैं उसमें, या किसी सूरत में वेव ऑफ भी करते हैं, वीज़ा फ़ी ही नहीं लेते हैं। जैसे कि सऊदी अरबिया की जो सरकार है वो उम्रा के लिए अगर कोई जाना चाहेगा तो उम्रा के लिए वो वीज़ा फ़ी नहीं लेते। आपने ये सुना है कि उम्रा के लिए वीज़ा फ़ी फ्री है? नो सर। सऊदी सरकार जो है उन्होंने वीज़ा के लिए, उम्रा के लिए वीज़ा फ़ी नहीं रखा है। हाँ, अगर उम्रा के बगैर कोई जाना चाहेगा सऊदी अरबिया घूमने के लिए, उसके लिए वो बाज़ाब्ता वीज़ा का फ़ी है। लेकिन अगर कोई इस पर्पज़ के लिए खाली जाना चाहेगा तो उसके लिए वो फ़ी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए जाता है। तो ये एक्चुअली उन्होंने एक ये मेजर उठाया है कि इसके लिए हम चार्ज नहीं करेंगे, इस पर्पज़ के लिए जो आएगा। तो यहाँ पर मेरा जो मतलब है कहने, फिर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो प्रोसेसिंग फ़ी अपने हिसाब से लेते हैं, सर्विस चार्ज, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एम्बेसी वाले उनको उसके लिए फ़ी चार्ज नहीं करते हैं। तो अदरवाइज सपोज़ कोई किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से फ़ी मुकर्रर होता है, वीज़ा फ़ी किसी कंट्री में अपने अपने हिसाब से होता है, जो कंट्री को लगे। चाहे कोई यूएस जाएगा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, जापान जाएगा, सिंगापुर जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो वीज़ा फ़ी लगता है। लेकिन जब बात आती है हॉस्टाइल कंट्रीज़ के बीच में, और जहाँ पे फिर टूरिज़्म को पीस के लिए यूज़ किया जाता है, पीस को प्रमोट करने के लिए टूरिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर फिर वैसे मेजर्स उठाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें उन कंट्रीज़ के बीच में। तो फिर जो ट्रैवल डेटरेंट्स होते हैं, डेटरेंट मीन्स जो रुकावट आती है ट्रैवल में, तो कभी ट्रैवल डेटरेंट बन जाता है वीज़ा फ़ी भी, क्योंकि सपोज़ किसी कंट्री को कहीं जाना है तो उसको बोलते हैं पहले जी आपको वीज़ा फ़ी, मान लीजिए एंट्री टिकट जैसी, वहाँ पे आने के लिए आपको इतना भरना है, 10,000 रुपया। तो वो सोचता है तो फिर मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे। लेकिन अगर उसको 10,000 के बदले सपोज़ वहाँ पे फ्री मिले जाना, मतलब वीज़ा फ़ी नहीं है, या 10,000 के बदले सपोज़ 100 रुपया है या 200 रुपया है, तो वो करेगा प्रेफर वहाँ पे जाना, क्योंकि मे बी उसको इकोनॉमिक बैरियर फिर नहीं बनेगा। तो वो उन सूरतों में वीज़ा फ़ी कम करते हैं या वेव ऑफ करते हैं। ये हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ हो गया ये कि अगर ये डेटरेंट बनता है क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। सपोज़ किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है, वो चाहे वो गाड़ी में जाए बाय रोड, या चाहे वो बाय एयर जाना है उसको, तो वो टिकट निकालेगा और जा सकेगा। लेकिन अगर किसी को यहाँ से जाना है सपोज़ अमेरिका या और किसी कंट्री, इंडोनेशिया या और किसी कंट्री में, तो उसको ये नहीं है वहाँ पे कि वो टिकट निकाले और जा सकता है, क्योंकि उसको पहले उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे जा सकता है जब उसके पास उस कंट्री का वीज़ा हो।
तो उस वीज़ा को ऑब्टेन करने के लिए उसको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होती है, उसके साथ एनक्लोज करने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। पहले तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अभी भी कुछ कंट्रीज़ में अगर यूएस का वीज़ा आपको निकालना है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना है उनकी एम्बेसी में, जहाँ पे उनका एम्बेसडर जो होगा, सफ़ीर होगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा। उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। फिर बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट्स, काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कुछ कंट्रीज़ में होती हैं। तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो भी डेटरेंट बन जाती हैं। फिर कोई सोचता है कि अब मैं कहाँ से इतनी प्रोसीजर्स करूँ, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करूँ, तो वो ख्याल छोड़ देता है जाने का। तो इसलिए जहाँ पे टूरिज़्म को एज अ व्हीकल ऑफ पीस बनाना है, तो उस सूरत में उन रेगुलेशंस पर भी काम किया जाता है ताकि वो मिनिमम हो। So in that regard, what happens? Some countries have now started very simple procedures for obtaining or for issuing visa. कुछ कंट्रीज ने अब इतना ये रखा है कि जैसे विद इन ओन कंट्री डोमेस्टिक में कोई ट्रैवल करता है, टिकट निकालता है और जाता है, वैसे ही उन कंट्रीज के लिए आप जा सकते हैं। वीज़ा तो ज़रूरत है, लेकिन आप देखो कि उन्होंने कितने इजी प्रोसीजर्स रखे हैं। वीज़ा आपको देते हैं, वो उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। क्या कहते हैं? वीज़ा ऑन अराइवल। दैट मीन्स जब आपको यहाँ से ज़रूरत नहीं है उस कंट्री का वीज़ा निकालना, ना आपको उनकी एम्बेसी को एप्लीकेशन फॉर्म देनी है, ना ही आपको बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। आपको सीधा जब आप उस कंट्री में जब आपने लैंड किया, आपने टिकट निकाली, आपने उस फॉरेन कंट्री में लैंड किया, और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक ऑफिस उसके लिए रखा होता है, और आप उस अराइवल के टाइम पे उस ऑफिस में आप जाते हैं और वहीं पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जो फॉर्म बड़ा सिंपल है, जिसके साथ आपको खाली जो रिटर्न टिकट हैं वो रखनी है। मतलब यहाँ से तो आप गए और वहाँ से वापसी की टिकट आपको उसके साथ एनक्लोज करनी है, उसकी कॉपी डॉक्यूमेंट। और आपका पासपोर्ट तो होगा ही अपना, वो वहीं पे वो चेक करेंगे उसका, उनका वो स्कैनर भी रहता है। तो ऑन स्पॉट वो आपको वहीं पे वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ वीज़ा ऑन अराइवल। अब जब ये प्रोसीजर सिंपलीफाई हो गया इतना, तो अब अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, वो किस कंट्री को ट्रैवल करना प्रेफर करेगा? है ना, जहाँ पे उसको फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं हो, जहाँ पे वो कहाँ आप 15 दिन पहले वेस्ट करेगा, फिर वो वीज़ा निकालेगा। यहाँ पे उसको आसान है, उसको बोलते हैं आप आ जाओ, यहाँ पर ही आपको वीज़ा देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा लोग उस कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री के जिस कंट्री के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी रखी होती। तो ये भी मेजर्स किए गए सजेस्ट और जो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं अमंग द कंट्रीज़, जिससे काफ़ी प्रमोट हुआ टूरिज़्म। आपस में लोग आने जाने लगे उन कंट्रीज़ के बीच में। तो नेचुरली क्या होता है, जब लोगों की मूवमेंट कंट्रीज़ के बीच में होती रहती है,
तो उससे लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, लोग एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। लोग एक दूसरे की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, और ग्रेजुअली क्या होता है, जो वो आपस में जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, उनमें डे बाय डे फिर कमी आती है। क्योंकि तब तक लगता है कि कैसे पता नहीं वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, फिर जब वो लोग आते हैं और ये लोग वहाँ जाते हैं तो फिर लगता है कि उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फिर वही चीज़ पे वापस आते हैं जहाँ पे जो कॉमनैलिटीज़ हैं, मतलब जो चीज़ें कॉमन हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारा कॉमन है, सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, डिसिमिलरिटीज़ कम है, isn't it? Yes, sir. तो फिर सिमिलरिटीज़ पे फोकस होता है, और उससे पीस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे वो हेट्रेड होती है, उसमें कमी आती है। तो ये हम जो बात करते हैं पीस टूरिज़्म की प्रेजेंट एरा में, क्योंकि प्रेजेंट एरा में हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं अभी भी जहाँ पे आपस में हॉस्टिलिटीज़ हैं, और उसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो भी जो एफ़र्ट्स उनको उनके मसाइल हल करने में पुटअप करते हैं, उनका भी उतना इम्पैक्ट जब नहीं पड़ा, तो इसमें ये चीज़ें सजेस्टेड होती हैं कि इसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज़ किया जाए, ताकि जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए, एंड so that these sort of differences will decrease with the passage of time. And in fact, track 2 diplomacy has been used among India and Pakistan as well. The effort was taken, I don't know exactly which year was it, and it was Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India at that time, and he traveled to Pakistan in a bus, and that was, I think, the bus was started from Delhi to Lahore, and that was called Lahore Declaration, like स्लैगन वॉज यूज्ड। तो उसमें वो उन्होंने एक बस सर्विस स्टार्ट की थी ताकि लोग बहुत फ्रीली जा सके। सपोज़ इंडिया से किसी पाकिस्तान को जाना हो, पाकिस्तान से इंडिया आ सके, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इम्प्रूव हो जाए। ये आई थिंक 99 में स्टार्ट हुई थी या 98 में, लेकिन उसके बाद एक चीज़ हो गया जिससे वो प्रोसेस फिर काफ़ी उसको एक सॉर्ट ऑफ दचका लगा। दैट वाज करगिल वॉर हैपेंड आफ्टर दैट। 99 में करगिल वॉर हुआ था, उससे पहले ये स्टार्ट हुई थी ये बस सर्विस। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ट्रैवल किया था पाकिस्तान उस गाड़ी में। तो ये चीज़ जो होती है एक्चुअली, हालांकि फिर उसके बाद कुछ और एफर्ट्स हो गए इसमें, क्योंकि हम
उस चैप्टर में तो एक्चुअली दैट इज़ इन द लास्ट चैप्टर, उसमें हम ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म पर है। तो यहाँ से भी वो बस सर्विस फिर स्टार्ट की गई, जो अभी भी चलती है श्रीनगर टू मुजफ्फराबाद, जो बस सर्विस स्टार्ट की गई थी। लेकिन उसमें वो ट्रैवल जो है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पीपल हु आर हैविंग रिलेशंस अक्रॉस, तो वो सब के लिए ओपन नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसमें ये होता है कि यहाँ पे टूरिज़्म को यूज़ किया जाता है पीस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन इसके लिए जो माहौल है वो पॉलिटिकली फेवरेबल बनाना होता है, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं रह सकती हैं इन द लॉन्ग रन। जैसे कि हमने बात की कि इनिशिएटिव खाली उठाना नहीं होता है, क्योंकि इनिशिएटिव जब उठाए कोई तो फिर उसको सपोर्ट करनी चाहिए एक पॉलिटिकल विल, और तभी वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा इन द लॉन्ग रन, अदरवाइज दैट विल नॉट सक्सीड इन द लॉन्ग रन। तो पीस टूरिज़्म में जो हम बात करेंगे वो ये है कि if there may be any initiative taken in this regard by any country, with any country which have hostilities among them, but those initiatives should be backed up by a strong political will, where there should be a political will also to resolve the issue. अब अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी मसले को हल करने की, तो फिर वो जो पीस टूरिज़्म के इनिशिएटिव्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं। फिर वो रहेंगे जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में कॉस्मेटिक मेजर, मतलब जैसे कोई कॉस्मेटिक्स से थोड़ी सी अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करेगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कम टाइम पर रहता है, तो वो फिर वैसे ही बनता है कि वो थोड़ी देर के लिए वो स्टेप रहेगा सक्सेसफुल, मगर जो ही उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो ये हम अभी बात कर रहे थे थोड़ा, जो मैंने आपको बताया कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पीस टूरिज़्म को प्रेजेंट एरा में कैसे देखा जाता है और कैसे एक रोल प्ले कर सकता है पीस टूरिज़्म बैनुल अक़वामी सतह पे। You got it? Yes, sir. So now it is open for discussion. Whatever you can like to share about today's topic, you can feel free.